Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chokpai and we are discussing basic financial statements in financial accounting. So, introduction to financial statements. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, तीन प्राइमरी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट, उसके बाद मैंने आपको बताई थी इनकम स्टेटमेंट और तीसरी मैंने आपको बताई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसमें जो बैलेंस शीट है ये आपकी एसेट और लाइबिलिटीज उसको बता रही होती है, इनकम स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस बता रही होती है एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो आपकी जो कंपनी के कैश हैंडल्स है कि आपको आप अपने जो आपका जो कैश है लिक्विड कैश आप उसको कैसे हैंडल करते हैं उसको चला रही होती है। अब इसी तरह देख लें, अगर हम इसकी अगर आप स्लाइड्स को देखें तो डिस्क्राइब वेयर द एंटरप्राइज स्टैंड एट अ स्पेसिफिक डेट। बैलेंस शीट आपकी बताती है कि आपकी क्रेडिट पर क्या है, आपकी एंटरप्राइज कहाँ खड़ी है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं और आपकी जो कंपनी है उसमें कितनी जान है और आपने मतलब पूरे उसमें क्या किया। इसमें आते हैं हम जब इनकम स्टेटमेंट जो है वो रेवेन्यूज़ और लॉस को बताती है, जो कि बताती है आपने क्या कमाया, क्या नुकसान किया, कितने आपने उसमें से अर्न किया और कितना आपने उसमें से लूज़ किया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम है, सर्टन पीरियड में जो भी उसका टाइम लाइन है। तीसरी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसका मैंने आपको बताया कि आपकी जो कैश की जो चेंजेस हैं, जो फर्म के अंदर कैश आ रहा है जा रहा है, डे टू डे ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं कैश की, वो उसको बता रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द वेज कैश चेंज ड्यूरिंग अ डेजिग्नेटेड टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कैश की जो चेंज है कैसा है, नेट कैश क्या था, कैश पहले क्या था, आया क्या गया क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, हमने क्या अर्न किया, क्या उसमें लूज़। ठीक है, अब इसको हम और ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हाउ मच मनी यू कैन मेड दिस ईयर, मेड लास्ट ईयर और अ पर्टिकुलर टाइम। इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमने क्या कमाया एक पर्टिकुलर टाइम में, कितना कमाया, नुकसान किया, क्या किया। इसमें रेवेन्यूज आते हैं, उसमें से आपके एक्सपेंसेस निकलते हैं, फिर आपका प्रॉफिट ओवर द ईयर, क्वार्टर और जो भी आपने टाइम लाइन जिसमें निकालना है उसमें आता है। सिमिलरली बैलेंस शीट जो है वो आपकी ये बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन में ये आती है कि आपके एसेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी कम है, आपकी एसेट टू लाइबिलिटी रेशो क्या है। एसेट टू लाइबिलिटी रेशो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए तो आपकी फर्म जो है वो उसमें लगेगा कि आपकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फर्म है। ठीक है, एसेट्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि फिक्स भी होते हैं और करंट भी होते हैं। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिसमें आपका बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, आपकी लैंड हो गई, आपके व्हीकल्स हो गए और जो आपके करंट एसेट्स हैं उसके अंदर आपका कैश हो गया और कैश इक्विवेलेंट हो गया। कैश जो है बेसिकली आपका जो कैश है आपका जो है लिक्विड एसेट जो सॉरी करंट एसेट है और जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स हम वो कहते हैं जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जिनको आप एज अ कैश यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप गोल्ड है, फॉरेन करेंसी है, बॉन्ड्स हैं, ये सारे आपके कैश इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, अब सिमिलरली लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी वो होती है जो फर्म का डेट होता है या जिसने उधार जो आपने देना होता है। इसमें आपकी जो है मतलब नॉन कैश परचेजेस भी आ सकती हैं, आपके डेट्स भी आ सकते हैं या आपकी बोरिंग्स भी आ सकती हैं जो आपने डिफरेंट बैंक से की होती हैं। ठीक है, और या आपकी जो इसमें चीज़ें आती हैं, आपकी जो जो स्टेक होल्डर की इक्विटी आती है, शेयर होल्डर इक्विटी आती है या ओनर्स इक्विटी होती है कि जो लोगों ने आपकी फर्म में पैसा लगाया होता है उनको आपने वापस पे करना होता है उनका पैसा, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी सेक्शन में आता है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि हाउ डिड द कैश कम एंड गो, यानी कि कैश की सर्कुलेशन बताती है कि कैश कैसे आया, कैसे गया, कैसे रिसीव हुआ, कहाँ खर्च हुआ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो आपकी रिक्वायर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग स्टार्ट ऑफ कैश फ्लो पोजीशन एक का। मैं आपको बताऊं इसमें जब हम भी कोई भी शीट मतलब अपनी जो बैलेंस शीट बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसका फॉर्मेट जो है वो ऐसे ही रखते हैं कि जो कंपनी जिसकी बननी होती है हम उसका नाम रखते हैं ऑन द टॉप। उसके बाद देखते बताते हैं कि हमने बैलेंस शीट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है या हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और फिर उस पर्टिकुलर डेट को लिखते हैं कि जहाँ पे अब जिस तरह सब इसमें लिखा हुआ December 31 पे हम ये बना रहे हैं। अब आप इसमें देखें कि बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स दिया हुआ है, एक तरफ लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है। एसेट्स में आपके सारी जो है वो आ जाते हैं, करंट एसेट्स भी आ जाते हैं और फिक्स एसेट्स भी आ जाते हैं। कैश आ गया, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कैश के हेड में आते हैं। नोट्स रिसीवेबल्स वो होते हैं कि जो चीज़ें हमने उधार पे बेची होती हैं, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, तो उसमें प्रोमिसरी नोट अवेलेबल होता है कि जी ये इस डेट को हमें ये बंदा जो है पेमेंट वापस देगा, जो हमने क्या सर्विस प्रोवाइड की है उसका बिल देगा, तो वो दैट कम्स इन द नोट। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर ये होता है कि आपने बिल चार्ज किया होता है, उसके अंदर कोई लीगल फॉर्मल बाइंडिंग नहीं होती, बस आपका एक बिजनेस वो बाइंडिंग होती है कि जी हमने ये उधार पे दिया हुआ और ये हमने उनसे लेना है। इसी तरह सप्लाईज है, लैंड बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट, इसका टोटल हो गया आपका 300,000।
अब हम आते हैं दूसरी तरफ, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज़ की दो तरह की मैंने आपको बताया था, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो विद इन अ ईयर आपको देनी होती है, और कुछ होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो मल्टीपल ईयर्स में जाती है। जैसे कि अगर आपने कोई फाइनेंसिंग बैंक से ली है तो आपने वो 3 4 5 साल के लिए, या जब तक आप उसे क्लियर नहीं कराते वो चल रही होती है, तो वो आपकी जो होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जो बोरिंग होती है आपके 3 महीने की, 6 महीने की, कि आपने ये लिया और 6 महीने के अंदर आपने पैसे वापस देने। तो इसमें भी इसी तरह दो तरह की चीज़ें आती हैं कि नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल। नोट्स पेबल वही उसी तरह है कि आपने कोई चीज़ उधार पे परचेज की हुई है और आपने उसको बाइंड किया हुआ थ्रू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसरी नोट की मैं आपको दूंगा, तो वो नोट्स में आती है। अकाउंट पर पेबल जो है वो अगेन बाइंडिंग में आती है, जिसमें कोई आपका सिर्फ आपकी ऑफिशियल बाइंडिंग होती है कि जी आपने लिया हुआ है और आपने उसको देना है, अकाउंट ऑन अकाउंट देना होता है। इसमें कोई प्रोविजरी नोट अवेलेबल नहीं होता, आपका सिर्फ वो एक बिल और बाकी चीज़ें और रिसीविंग और सारी चीज़ें आ रही थी। अच्छा, अब इसने यहाँ पर सैलरीज को पेबल लिखा है। क्वेश्चन ये है कि सैलरी तो एक्सपेंस है, इसको हमें पेबल में क्यों, लाइबिलिटी में क्यों आया है? वो इसलिए सैलरीज को पेबल किया गया है कि हमने जो सैलरी अकर हुई, दिसंबर की सैलरीज हमने अभी तक नहीं दी, तो इट मीन्स वो हमारे ज़िम्मे है, हमने देनी है। जो चीज़ हमारे ज़िम्मे होती है देनी होती है वो लाइबिलिटी होती है। तो अगर हम सैलरी दे चुके होते हैं तो वो यहाँ पे ना आता है, वो एक्सपेंस में चला जाता है, वो इनकम स्टेटमेंट में आपकी एक्सपेंस के अंदर वो ऐड हो जाता। अब हमने चूँकि नहीं दिया हुआ और हमारे पे बाइंडिंग हमने देनी है, इसलिए ये पेबल है। सिमिलरली अगर हमारा रेंट हमने नहीं दिया हो तो रेंट भी पेबल होगा, हमें ज़िम्मे होगा तो वो देना होगा हमें, वो हमें करना होता है, वो लाइबिलिटी होती है। तो अब लाइबिलिटी आपकी जनरेट हुई थी 80,000 की। बाकी अब आता है नीचे कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग कि ओनर्स के अपना कितना स्टॉक लगा हुआ है, कितना स्टेक लगा हुआ है और उसकी अर्निंग क्या है। अगर तो प्रॉफिट है तो वो ऐड हो रहा है। तो अब आप ये देखें दोनों साइड 300,000 300,000 ये बैलेंस है। बैलेंस शीट को हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जब हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये मतलब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हमें उससे पहले एक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हमारे पास हमने कोई काम किया, मतलब कोई चीज़ परचेज़ की, बिल लिया, बिल को हमने डे बुक में डाला, डे बुक से हम उसको लेजर में ले गए, लेजर से हमने फिर उसका पोस्ट किया, हमने हर चीज़ अपने अपने हेड से जिस वेंडर से आ रहा है, जिसको जा रहा है, सब ये होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये होता है कि जब हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यही होता है जो बैलेंस शीट का होता है। फ़र्क सिर्फ उसमें ये होता है कि अब जितना यहाँ पे कैश लिखा हुआ है उसका सिर्फ सम अप लिखा हुआ है 22,500। तो उसके अंदर ये होगा कि कैश, आपके पास कैश इन हैंड, कैश भी दो तरह का होता है जी, कैश इन हैंड जो आपके पास डे टू डे एक्सपेंस का होता है और कैश अवेलेबल इन बैंक होता है। तो अब हो सकता है अब ये 22,500 में से 500 रुपये उसके पास इन हैंड हो और 22,000 रुपये उसके 5 अकाउंट्स में हो। तो उसमें जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम कैश का हेड दे के, कैश के हेड के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ जहाँ आपका कैश पड़ा हुआ है, और कैश इन हैंड अलग से आएगा और कैश इन बैंक ए, कैश इन बैंक बी, कैश इन बैंक सी, कैश इन बैंक डी। सेम गोज़ विद द नोट्स रिसीवेबल, सेम गोज़ विद द अकाउंट रिसीवेबल। आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है या आपने कोई चीज़ किसी को बेची हुई है, आपके पास हो सकता है 50 बंदर की लिस्ट है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में उन 50 ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल के हेड में जाएंगे तो वहाँ आपको उन 50 में और उन 50 का बैलेंस देना होगा। फ़र्क ये है ट्रायल में और बैलेंस में कि यहाँ उसका सम अप आ रहा होता है, वहाँ उसकी डिटेल आ रही होती है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसका टोटल करते हैं, हम देखते हैं कि जी टोटल में कुछ चीज़ मिस है। जैसे कि सपोज हम ये करते हैं कि जी आपके पास एज़ पर बुक्स आ रहा है कैश इन हैंड 22,500 होना चाहिए, आपके पास 23,000 हो गया, ये 23,500 हो गया, तो 1,000 रुपये कहाँ से आया? तो वो नहीं मिल रहा होता, फिर हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं ना, उसको हम क्लोज कर देते हैं कि जी ये एक चीज़ थी, ये हमने हाईलाइट की, क्योंकि हमें नहीं पता चला था, ये हो सकता है किसी कस्टमर की पेमेंट ज़्यादा आई हो या कोई हमारे पास एक्सपेंस ऐसा हुआ जो हमने नहीं नोट किया, तो जब नज़र आएगा हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो उसे करके हम बैलेंस कर देते हैं। इसी तरह अगर कैश आपका कम आया तो ये कहता है कि आप कह सका जी मेरे पास जो एज़ पर बुक्स आ रहा है वो 22,500 आ रहा है, लेकिन फिजिकली मेरे पास 20,000 आ रहा है, 2,500 रुपये कहाँ गया? उस 2,500 का ये होगा कि जी हमने हो सकता है कोई चीज़ परचेज़ की हो और उसकी पेमेंट की हो और जो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई हो, तो इस वजह से वो जो आ रहा हो तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो इसकी फिर एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं और ट्रायल बैलेंस में उसको जो है वो करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ ए ट्री फॉर्म कि उसमें आपने एक हेड के अंदर जितनी चीज़ें आपकी आ रही हुई थी, अब लैंड की अगर हम बात करें ट्रायल बैलेंस के अंदर, हो सकता है आपके पास 10 ज़मीनें हो जिसका टोटल आपका ये आ रहा हो 1 लाख, कोई 20,000 की है, कोई 10,000 की है, कोई 5,000 की है, कोई 15,000 की है। तो उसके ट्रायल बैलेंस के अंदर लैंड के अंदर ये 3 4 5 6 हेड आएंगे, बैलेंस शीट में समरी आएगी। ये सारों पे इसी तरह अप्लाई होता है। आगे चलते हैं, देखिए बिजनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटी क्या होता है कि सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ इट्स ओनर्स। ये जो बिजनेस है वो आपके पर्सनल से नहीं होता, बिजनेस है आप ये है कि आपका आपको पर्सनल अफेक्ट से नहीं होता। अब अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो डेफिनेटली आपका बिजनेस आपकी पर्सनल अफेक्ट से सफ़र करेगा, पार्टनरशिप में नहीं होता और कॉर्पोरेशन में। अब हम जिस तरह एसेट्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको बड़ा डिटेल से समझा दिया कि क्या एसेट्स एंड नो सिक्योरिटी क्या है। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ओन बाय द बिजनेस
एंड आर एक्सपेक्टेड टू रेज फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका जो स्ट्रेंथ, जो आपकी एसेट की स्ट्रेंथ है, ये आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है कि आपका एसेट जितना ज़्यादा होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतनी फाइनेंशियली। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अबाउट द कॉस्ट एट द बेसिस ऑफ एसेट वैल्यूएशन। ठीक है ना, डॉलर जम्पशन है, कॉस्ट प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है, गोइंग टू है, ये सारे बताते हैं। अब लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी आता है डेट, डेट रिप्रेजेंट द नेगेटिव फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर द एंटरप्राइज। यानी ये आपने देना है, आप इसके देनदार हैं, आपकी फर्म से जाएगा। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और आपके एसेट्स कम हैं, तो इट मीन्स कि आपकी कंपनी तो बैंक करप्ट हो जाएगी, या आपकी कंपनी तो दिवालिया निकल जाएगा। कि आपने फर्स्ट करें, आपके पास फिक्स एसेट, आपकी जो एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स ही आपके जो है उसका टोटल आ रहा है जी 50,000, और जब आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ हम लेते हैं तो वो है 80,000 की, तो 30,000 कहाँ से देंगे? तो डेफिनेटली आपके एसेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। अगर ये दोनों बैन बैन भी होते हैं तो इट मीन कि आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की है, आपको जो है पॉलिसीज़ को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा कोई आ जाए कि आपके एसेट वीक है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि हमें इस बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए और कुछ और स्विच करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये हो सकता है हम शिफ्ट कर दें, प्रोडक्ट शिफ्ट कर दें, फोकस शिफ्ट कर दें, हम ये बिज़नेस क्लोज करके कोई और काम कर लें, लॉस नहीं होना। ओनर्स इक्विटी मैंने आपको बताया था, वो होती है कि जो ओनर्स का अपना स्टेक लगा हुआ होता है। जैसे कि उसके अपने पैसे हैं, उसकी मतलब पैसे हैं, या उसने जब काम शुरू किया, हमने बात की थी कि जब कोई बंदा कारोबार शुरू करता है तो वो ये कहता है कि जी मैं इस जो पैसे फर्म को दे रहा हूँ, फर्म के ज़िम्मे ये पैसा मुझे वापस करने हैं। और जो भी फर्म ने पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉफिट कमाया होता है, वो आपका प्रॉफिट भी उसकी उसमें कैपिटल उसमें रिटेन अर्निंग में या ओनर्स इक्विटी में ऐड हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें अब देखें, वही चीज़ आ गई जो मैं आपको एलेबरेट की थी, इसने वही बैलेंस किया कि जी कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग जो 2,20,000 की थी, लाइबिलिटी 80,000 की थी, और ये आपका दोनों तरफ 300,000 300,000। तो ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। और हमारे जो, अब आप अगर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे ना, तो उसमें भी यही फॉर्मेट किया हुआ है। कहीं आपसे पूछेगा कि आपने ओनर इक्विटी फाइंड आउट करें कितनी है, कहीं पूछेगा लाइबिलिटी करें, तो आप फिर इसको शिफ्ट करेंगे। जैसे अगर वो कहता है आपसे कि लाइबिलिटी आपने निकालनी है किसी की, क्या है यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, तो हम इसको वही सिंपल मैथ्स क्वेश्चन है कि एसेट माइनस ओनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, और एसेट माइनस ओनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। ये सारा इस तरह स्विच करके आप जब इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे तो करेंगे। ये एक्सरसाइज ज़रूर करने, साथ साथ एक्सरसाइज ये होगा कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपकी जो सेल जो आपकी की होती है, उसमें उसके बाद जो आपकी एक्चुअल एक्सपेंस आ रहा था वो निकाल के हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं जीपी। जीपी के बाद हम उसमें से निकालते हैं आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, आपके सेल्स के, मार्केटिंग के, एडवर्टीजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, डेप्रिसिएशन भी और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन ये होती है कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि आपका कोई भी एसेट है वो टाइम के साथ साथ डिवैल्यू होता जाता है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन हम इसे बुक्स में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम जो भी है आपकी, वो डाल के माइनस इंटरेस्ट के एक्सपेंस डाल के फिर आपकी नेट इनकम आती है। तो हम ये कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में सेल्स माइनस एक्सपेंसेस से भी निकल सकती है। मतलब रेवेन्यूज जो आपने अर्न किए उसमें से आप एक्सपेंसेस निकाल दें तो भी आपकी नेट इनकम निकल सकती है। और जो दूसरा एक इसमें जो रहता है डिटेल की, सेल्स आपकी जितनी आपने 3 लाख की सेल की, मतलब मैं अब आपको इसका फॉर्मेट समझाता हूँ। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। अब आप ये देखें, सेल आपने की 3 लाख की, ठीक है, ये होगी आपकी सेल्स। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है कि जी आपने, अब आपने जो 3 लाख का माल बेचा, हो सकता है आपने उसे 2 लाख का खरीदा, तो इसमें आपकी उसकी परचेज कॉस्ट आएगी कि आपकी उसकी परचेज की कॉस्ट क्या है। ठीक है, इसको हम करते हैं, जो माइनस कर रहे होते हैं अकाउंटिंग में फिगर, उसको लगाते हैं हम ब्रैकेट। तो अब आपका जो जीपी आया, जीपी आपका आ गया 100,000, यानी 1 लाख रुपए। ठीक है,
अब जीपी के बाद हम ये देखते हैं कि जी हमारे एक्सपेंसेस क्या थे। टोटल अब आप देखें, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, आपका एडमिन एक्सपेंस हो गया, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, और जो भी आपकी बिफोर टैक्सेस सारे आगे। और ये आगे आपने क्या कीजिए, हमारा जो खर्चा टोटल हो रहा है, लेट्स से हम निकालते हैं 35,000 का। ठीक है, इसको भी हम लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस होगा एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस आपने निकाला इसमें से, तो ये आपका बच गया 65,000। ठीक है, अब अगर आपने कोई इस पर टैक्स भी भरा है तो ठीक है, लेट्स से कि आपने इसमें 1,000 रुपीज़ और टैक्स भर दिया है। ठीक है ना, माइनस करें इसे, तो जो आपके पास ये आपके आ गया, जो आपके पास नेट इनकम आगे बचेगी तो वो बचेगी आपके पास 64,000। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने एक काम किया, आपने एक महीने में जो आपने 2 लाख रुपए की परचेज़ की थी चीज़, उसको 3 लाख में बेचा एक महीने में, उस पर आपका खर्चा भी हुआ, उसमें आपने 64,000 रुपीज़ अर्न किए। ठीक है, होपफुली अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें से, कि ये कैसे हम इसको जो है ना निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये अभी हमने इसमें से किए हैं, इनकी हमने टैक्सेस को माइनस किए इसमें से। ठीक है ना, ये हमारी आई है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इसको हम इज इक्वल टू डालते हैं, ईबीटी आई है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो है हमारी ये है। तो आई गेस ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको थोड़ा सा रेज इसलिए किया था कि चीज़ें जो थी ना थोड़ी सी मैसी हो रही थी, उन्हें हम ठीक कर लें। ओके, दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट ओवर द ईयर। बाकी अब आप इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट का एग्जांपल आ गया, जिस तरह मैंने आपको रफ करके समझाया कि सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकली। जैसे आपने 2700 की सेल की, आपने वो जो चीज़ थी वो खरीदी, तकरीबन आपको कॉस्ट की 2025 की, तो 675 आपका जीपी आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके थे 292 रुपये के, 292.50 के। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग इनकम नेट आई वो आपकी 382 आई। इसमें से इंटरेस्ट के आपने निकालना है, अगर कोई बैंक से फाइनेंसिंग ली है वो निकाल दी, तो आपके पास आगे अर्निंग बिफोर टैक्सेस 315। अब आपने जो साल का टैक्स लगा वो 110, आपने इसमें टैक्सेस मुख्तलिफ जगहों पे आपने उसके एक्सपेंस की, अब आपने टैक्स कटवा दिया, तो जो आपके पास प्योर इनकम जिसे कहते हैं हम खालिश मुनाफा, वो बचा 204.75 का। ठीक है, तो वो आपका जो खालिश मुनाफा होता है। और अगर हमने ये अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें तो फिर ये होता है कि अगर आपके 10 बंदे हैं तो ये 10 में कितना तकसीम होगा, 100 है तो 100 में होगा, 50 है तो 50 में होगा। तो ये नंबर, ये जो डिविडेंड की किसने बात की है, ये वाली, ये शेयर होल्डर्स होते हैं कि आपने एक साल में देना है तो क्या देना है, अर्निंग पर शेयर क्या देनी है और वो कैसे देनी है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूज्ड बाय द फर्म टू एक्सप्लेन चेंजेस इन देयर कैश बैलेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय आइडेंटिफाइंग ऑल रिसोर्सेज, आउटसोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। मैंने जो आपको बात बताई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपके सारे कैश एक्सपेंसेस आते हैं कि आपने क्या कैश कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ यूज़ किया, कैसे खत्म, मतलब क्या एक्सपेंसिव किया, तो वो है। तो इसमें होता है कि चेंज इन कैश, पिछले साल क्या था, स्टैंडिंग कैश क्या था, उसमें फिर एडिशन क्या हुआ कैश का, और माइनस एक्सपेंस जो कैश हुआ, तो उससे जो स्टेटमेंट बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। ठीक है, अब आप देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट का दिया हुआ है सारा कि जो हमने अगर पिछले हम अब इस पिछले साल का कैश एंडिंग बैलेंस था दिसंबर में, ये था हमारा 94। उसके बाद इस साल में क्या हुआ, हमारे पास नेट इनकम ये आई 204 जो हमने की। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से आया, इन्वेंट्री से आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गया, इंक्रीज अकाउंट पेबल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये गया। ये सारा डाल के उसने एंड पे कैश की जो डिफरेंस। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जस्ट वन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग होती है, कि आपकी इंफॉर्मेशन दे रही होती है अपने मतलब स्टेक होल्डर्स को भी और आउटसाइडर्स को भी, कि आपको अगर फर्म में इन्वेस्ट करना है, आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और अगर आप और आपने इनकम स्टेटमेंट बता रही होती है कि आपने क्या कमाया। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग मोर इन डिटेल। तो प्लीज़ इसकी जो एंड में आपकी एक्सरसाइजेज हैं आप इसकी बुक्स ले लें। मेक विलियम और हैका वेंटर बैचलर की है अकाउंटिंग, आप 11th एडिशन ले लें, 13th ले लें, 15th ले लें।
ले रहे हैं, और उसकी ना की बुक भी अवेलेबल होती है मार्केट में, ताकि अगर आप कोई इसके क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसे री वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।